इस वीडियो के अंतर्गत हम भारतीय विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय विदेश नीति भूमंडलीकरण के दौर में आरएम का। यहाँ पर आपको अध्याय 1 देखिए, आपको अध्याय यहाँ पर आपको देखिए अध्याय 1 आपको होगा। अध्याय 1 के अंतर्गत यहाँ पर कुछ भूमिकाओं को दे पढ़े जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, परीक्षाओं एवं प्रतिस्पर्धाओं के वर्तमान युग में प्रत्येक परीक्षा का विशिष्ट महत्व, परंतु सिविल सेवा परीक्षा का स्थान सबसे प्रतिष्ठित एवं निर्णायक। इस परीक्षा में अभ्यर्थी को विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का मूल्यांकन तथा अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों पर बल दिया जाता है। भारतीय विदेश नीति इस पुस्तक में विश्लेषणात्मक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण पर अत्यधिक बल दिया गया है। भारतीय विदेश नीति का अध्ययन विशिष्ट एवं गतिशील होता है। भारतीय विदेश नीति का अध्ययन विशिष्ट एवं गतिशील होता है, जिसमें अखबार के दृष्टिकोण के बजाय संकल्पनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। विदेश नीति देखिए, यहाँ पर विदेश नीति का अध्ययन करते समय केवल घटनाओं को समझना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों की यात्राओं में विद्यमान मुद्दों के पर्याप्त विश्लेषण पर बल दिया गया है, जिससे परीक्षा में आने वाले प्रत्येक प्रश्न उत्तर दिया जा सकता है एवं सभी आयामों का भी उल्लेख संभव होगा। वर्तमान विद्यमान भारतीय विदेश नीति के अधिकांश मुद्दों का उल्लेख सहज एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ शब्दावली, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आपको यहाँ महत्वपूर्ण। देखिए, शब्दावली को तो बाद में भी देखा जाएगा, पहले आपको शुरू करते हैं। तो आपको पहला यहाँ पर भाग है, भाग आपको यहाँ पर भाग 1 में देखिए, भाग 1 आपको भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास। तो भाग 1 में देखिए भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास, जिसके अंतर्गत आपको पहला जो अध्याय है वो अध्याय आपको पहला अध्याय आपको यहाँ पर विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास। पहला आपको अध्याय 1 जो है वो आपका विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। आइए हम इसको यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको है देखिए कि विश्व में संप्रभु राष्ट्र, देखिए विश्व में संप्रभु राष्ट्र राज विद्वान है। विश्व में संप्रभु राष्ट्र राज विद्वान है। इन संप्रभु राष्ट्रों का आपसी संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। देखिए, विश्व में संप्रभु राष्ट्र राज विद्वान है। इन संप्रभु राष्ट्रों का आपसी संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्षेत्रीय संगठन और गैर सरकारी संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ एवं विश्व व्यापार संगठन भी सम्मिलित किए जाते हैं। एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों तथा संगठनों के साथ कुछ निश्चित नीतियों एवं सिद्धांतों आधार पर संबंध निर्धारित करता है, जिसका केंद्र राष्ट्रीय हित होता है। ऐसी नीतियों एवं सिद्धांतों के समुच्चय को विदेश नीति कहा जाता है। अन्य राज्यों के व्यवहार को बदलने तथा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अपनी गतिविधियों को समायोजित करने के लिए समुदायों के क्रियाकलापों की व्यवस्था विदेश नीति है। किसी देश के लिए विदेश नीति अपनी आंतरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के अन्य देशों एवं संगठनों के साथ निविड़ संबंध है। अब देखिए, सबसे आपको नेहरू की विदेश नीति देखिए, यहाँ पर नेहरू की विदेश नीति 1927 से 1964 ईस्वी तक। नेहरू की जो विदेश नीति थी आपको 1927 से 1964 ईस्वी तक आप देखिए, जिसमें पहला पॉइंट आपको यहाँ पर स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति। देखिए, पहला आपको स्वतंत्र एवं स्वायत्त विदेश नीति। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वतंत्र विदेश नीति को बल प्रदान किया गया था। उन्होंने प्रत्येक देश के साथ अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश की और सैनिक गुटों से भारत को अलग रखा। शीत युद्ध के दौरान सैन्य गुटों के संघर्ष से अलग गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई तथा विदेश नीति की स्वायत्तता पर बल दिया। आर्थिक क्षेत्र में पंडित नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी पर का मोड़ अपनाया एवं सार्वजनिक उद्यमों को प्राथमिकता दी तथा उनके द्वारा देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर प्रमुख रूप से बल दिया गया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा लोगों के सामाजिक कल्याण पर बल दिया। नेहरू शस्त्रों की होड़ को त्याग कर आर्थिक विकास तथा बाजारवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के अच्छे तत्वों का समन्वय करना चाहते थे। उनका किसी विशेष विचारधारा के प्रति झुकाव नहीं था। अब दूसरा देखिए, आपको आर्थिक समाज
विकास पर बल दिया एवं सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता को स्वीकार किया। स्वतंत्रता के समय भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा था। क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान थी, इसलिए घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत ने अमेरिका एवं सोवियत संघ दोनों देशों से आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। तीसरा आपको यहाँ पॉइंट देखिए, एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता। तीसरा पॉइंट आपको एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता आपको यहाँ पर वर्ष 1947 में देखिए, वर्ष 1947 में नई दिल्ली में एशियाई संबंध एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई था। वर्ष 1955 में बांडुंग सम्मेलन आयोजित किया गया। नेहरू के अनुसार एशियाई अफ्रीकी देश उपनिवेश से स्वतंत्र हुए हैं। नेहरू के अनुसार एशियाई अफ्रीकी देश उपनिवेश से स्वतंत्र हुए, इसलिए उनके हित एक समान है। उन्होंने एशियाई अफ्रीकी देशों की एकता के द्वारा समतामूलक विश्व के निर्माण पर बल दिया। इसी क्रम में नेहरू ने चीन से बेहतर संबंध बनाने का प्रयत्न किया। भारत के द्वारा समूचे विश्व से साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद समाप्त करने का प्रयत्न किया गया और भारत की स्वतंत्रता के समय विकसित देश अत्यधिक शक्तिशाली थे, जिनका सामना करने के लिए एशियाई अफ्रीकी देशों ने सामूहिक एकता पर बल दिया। अब यहाँ देखिए चीन के साथ बेहतर संबंध। यहाँ देखिए चीन के साथ बेहतर संबंध। एशियाई एकता के लिए चीन के साथ बेहतर संबंध बनाना आवश्यक था। चीन भारत का पड़ोसी था, परंतु चीन साम्यवादी सैनिक संगठन का सदस्य था। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान का दृष्टिकोण भारत के प्रतिकूल था। इससे चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध भारत के लिए आवश्यक था, क्योंकि पड़ोस में स्थित दोनों देशों के साथ प्रतिकूल संबंध भारत के हितों के विरुद्ध था। पांचवा यहाँ देखिए गुट निरपेक्ष नीति। देखिए यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति है। यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं सशक्तिकरण के विरुद्ध एक आंदोलन है। यह शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का आंदोलन था और यह तीसरी दुनिया की साझी आवाज़ थी। एक समतामूलक व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया गया आंदोलन था। यह तीसरी दुनिया में एकता स्थापित करने का मंच और दुनिया से शोषण समाप्त करने का एक सम्मेलन था। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य दुनिया में तीसरे गुट का निर्माण नहीं, वरन दुनिया से गुट की समाप्ति करने का एक मंच था। गुट निरपेक्षता का अभिप्राय अमेरिका और सोवियत संघ का ही विरोध नहीं, बल्कि विश्व में विद्यमान सैनिक गुटों का विरोध था और भारत के अनुसार सैनिक गुटों का पिछड़ा गुट बनना स्वतंत्र विदेश नीति के विरुद्ध था। वर्तमान में इसी स्वतंत्र विदेश नीति को सामरिक स्वायत्तता का नाम दिया जा रहा है। अब छठा यहाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने पर बल। नेहरू ने सदैव संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने की रणनीति अपनाई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व में शांतिपूर्ण सहस्तित्व को बल दिया। उन्होंने विश्व में विद्यमान विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को अत्यधिक महत्व दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों के अनुरूप भारत विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का निर्माण किया गया। इसलिए भारत के द्वारा समूचे विश्व से परमाणु हथियारों को समाप्त करने की मांग की गई। अब तीसरी दुनिया का नेतृत्व करने नेहरू द्वारा तृतीय विश्व के नेतृत्व की नीति अपनाई गई। नेहरू की इन्हीं उपयुक्त नीतियों को विदेश नीति की भाषा में आदर्शवाद कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष केवल भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके द्वारा समूचे विश्व से साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। इससे स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में नई दिल्ली में एशियाई संबंधों की बैठक आयोजित की गई था। वर्ष 1955 में बांडुंग में एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत की भूमिका केंद्रीय थी। भारतीय विदेश नीति में नेहरू के द्वारा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, परमाणु हथियारों का विरोध तथा संयुक्त राष्ट्र को प्रभावशाली बनाने का नारा दिया गया। इसलिए नेहरू की विदेश नीति आदर्शवादी कही जाती है। उन्होंने हथियारों के संग्रह तथा सुरक्षा के बजाय शांति स्थापना पर बल दिया। इसके अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक विकास भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। उन्होंने परमाणु क्षमता के शांतिपूर्ण प्रयोग का समर्थन किया और एशिया एवं समूचे विश्व में शांति स्थापना का प्रयत्न किया तथा न्यायपूर्ण विश्व के निर्माण की मांग की। इसके अनुसार हथियार की दौड़ में शामिल होने से आर्थिक विकास प्रभावित होगा। नेहरू की इस आदर्शवादी सोच का आधार राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श थे, जिसमें साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध किया गया था। नेहरू के द्वारा देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की नींव रखी गई तथा भारत के द्वारा तीसरी दुनिया का नेतृत्व किया गया। परंतु वर्ष 1962 में चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, जिसे नेहरू की विदेश नीति की असफलता कहा गया। वर्ष 1964 में चीन के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया, जिससे भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न होगी।
यह संयोग का विषय है यह संयोग का विषय है कि वर्ष 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और लाल बहादुर शास्त्री देश के नए प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1965 में भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और वर्ष 1966 में ताशकंद समझौते उज़्बेकिस्तान में हुआ था। ताशकंद समझौते उज़्बेकिस्तान के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, जिसके परिणामस्वरूप इंदिरा गांधी भारत की नई प्रधानमंत्री बनी, जिससे भारत में नैतिक परिवर्तन हुआ था। क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियां भी बदल गई, जिसके बाद भारतीय विदेश नीति में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। अब हम देखिए भारतीय विदेश नीति का द्वितीय चरण देखिए भारतीय विदेश नीति का द्वितीय चरण। इस दौरान विदेश नीति में सुरक्षा एवं सैन्य सामग्री के भंडारण को विशेष बल दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों पड़ोसी देश भारत के विरोधी हो गए। भारतीय सेना के आकार में भारी वृद्धि की गई एवं सैन्य आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। वर्ष 1965 के बाद अमेरिका के द्वारा भारत के लिए वर्ष 1965 के बाद अमेरिका के द्वारा भारत के हथियार निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्ष 1971 में अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना हुई और इसी वर्ष भारत एवं सोवियत संघ के मध्य शांति और मित्रता की संधि हुई। और इसी वर्ष भारत एवं सोवियत संघ के मध्य आपको शांति और मित्रता की संधि हुई, जिसमें यथार्थवाद साफ तौर पर दिखता है। कई विचारकों ने तो यहाँ तक कहा है कि अब भारत गुट निरपेक्षता के बजाय गुटों में शामिल हो गया, क्योंकि इस संधि में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि यदि दोनों देशों के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्रमण होगा तो वे एक दूसरे की सहायता करेंगे। यद्यपि यद्यपि कुछ विचारकों ने इसे गुट निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं माना, क्योंकि सोवियत संघ ने भारत की गुट निरपेक्ष नीति को मान्यता प्रदान की थी। यद्यपि कुछ विचारकों ने इसे गुट निरपेक्षता का उल्लंघन नहीं माना, क्योंकि सोवियत संघ ने भारत की गुट निरपेक्ष नीति को मान्यता प्रदान की थी। यह संधि शांति और मित्रता की थी। सैन्य गठबंधन की नहीं। यह संधि शांति और मित्रता की थी, सैन्य गठबंधन की नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या वर्ष 1974 में भारत के द्वारा शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट किया गया। वर्ष 1974 में भारत के द्वारा शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट किया गया, जिससे भारत ने प्रदर्शित किया कि वह परमाणु हथियार बना सकता है। वर्ष 1971 में भारत के द्वारा पाकिस्तान को पराजित किया गया और पड़ोसी देशों ने भारत की सैनिक क्षमता को स्वीकार किया। वर्ष 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हो गया। अतः भारत के द्वारा सुरक्षा एवं शक्ति को बल दिया गया। अब भारत द्वारा सोवियत संघ से बड़ी मात्रा में हथियार की खरीदारी करना प्रारंभ किया गया और इसी दौरान भारतीय विदेश नीति में अमेरिका और पश्चिम का विरोध भी किया गया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भारतीय विदेश नीति में यथार्थवाद का प्रभावी विकास हुआ, परंतु इस परिवर्तन के बावजूद भारतीय विदेश नीति में आदर्शवादी तत्व निरंतर बने रहे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को बनाए रखा था। उन्होंने साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवाद विरोधी नीति को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने निःशस्त्रीकरण का जोरदार समर्थन किया। और हिंद महासागर एवं दक्षिण एशिया में महाशक्तियों के हस्तक्षेप का विरोध किया। फिर आपको यहाँ पे देखिए जनता पार्टी आपको 1977 से 1980 तक जनता पार्टी जो सरकार थी, जनता पार्टी का जो सरकार था वो 1977 से 1980 तक था। मोरारजी देसाई ने अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाने पर विशेष बल दिया और जनता पार्टी सरकार ने वास्तविक गुट निरपेक्षता का नारा दिया। इसके अंतर्गत जनता पार्टी ने यह बताने का प्रयत्न किया कि भारतीय विदेश नीति का झुकाव सोवियत संघ की ओर अधिक है, इसे संतुलित करने की आवश्यकता था। उन्होंने अमेरिका के साथ संबंधों को प्रभावी बल दिया। इसी का परिणाम था कि जनवरी 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर भारत की यात्रा पर आए, जो वर्ष 1959 में राष्ट्रपति आइजनहावर की भारत यात्रा के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा थी। स्वयं मोरारजी देसाई द्वारा भी वर्ष 1978 में अमेरिका की यात्रा की गई। जनता पार्टी सरकार के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसी समय चीन की यात्रा की गई, परंतु चीन के वियतनाम आक्रमण के कारण वे तुरंत वापस लौट आए एवं चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने का प्रयत्न भी असफल रहा। जनता पार्टी सरकार अमेरिका के साथ सुदृढ़ संबंधों का विकास नहीं कर सकी, क्योंकि वर्ष 1979 में सोवियत संघ की सेनाओं ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। सोवियत संघ के इस हस्तक्षेप के विरोध में अमेरिका ने पाकिस्तान का प्रयोग फ्रंट लाइन राज्य के रूप में किया। अमेरिका एवं पाकिस्तान की बढ़ती मित्रता के कारण भारत एवं अमेरिकी संबंधों में लगातार दूरी बनती गई। अतः शासन परिवर्तन के बावजूद भारतीय विदेश नीति में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ। अब आपको देखिए दूसरी बनी, उन्होंने देश का आर्थिक विकास पर को प्रभावित
इसी दौरान चीन उन्होंने अमेरिका से तकनीक राजीव गांधी विदेश नीति की सबसे बड़ी पहल वर्ष 1988 में चीन की यात्रा थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने चीन के साथ संबंधों को समान बनाने का प्रयत्न किया। राजीव गांधी के अनुसार भारत एवं चीन के मध्य का सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा है, जिसे धीरे धीरे हल किया विवाद को चीन के साथ संबंधों को समान बनाने में बाधा नहीं माना जाएगा। राजीव गांधी ने भारत की विदेश नीति के आदर्शवादी तत्वों को नहीं छोड़ा और वर्ष 1988 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देते हुए कहा कि पूरी दुनिया से 20 वर्षों निश्चित समय सीमा के भीतर परमाणु हथियारों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। राजीव गांधी कार्यकाल के दौरान भारत के उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध अत्यधिक प्रतिकूल हुए। भारत एवं नेपाल के बीच पारगमन मार्ग को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। राजीव गांधी ने हिंद महासागर क्षेत्र में महाशक्तियों की उपस्थिति का विरोध किया। आपको तीसरा पॉइंट 1990 के बाद वैश्विक परिवर्तन देखिए। वर्ष 1989 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। विश्व राजनीति में वैचारिक संघर्ष एवं शीत युद्ध की समाप्ति, साथ ही अमेरिका और रूस के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना हुई। दुनिया में वैश्वीकरण एवं उदारीकरण का प्रभाव बढ़ा, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का विकास हुआ। वारसा नामक सैन्य संगठन का विघटन हो गया तथा विश्व एक ध्रुवीय बन गया, जिसे कुछ लोगों ने ध्रुवविहीन विश्व का नाम दिया। अमेरिका इस एक ध्रुवीय विश्व का नियंत्रणकर्ता बन गया। वर्ष 1971 के बाद हथियारों के आयात के लिए भारत पूर्णतः सोवियत संघ पर निर्भर हो गया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद हथियारों की आपूर्ति को लेकर रूस के प्रति संशय उत्पन्न हो गया था। वर्ष 1990 के पहले भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार सोवियत संघ के साथ था। सोवियत संघ के विघटन से आयात और निर्यात का भी संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई। इसलिए भारत के द्वारा सोवियत संघ के लिए होने का वाला निर्यात लगभग समाप्त हो गया। आगे आपके शीत युग में भारत की स्थिति देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 1990 के दौरान संकटग्रस्त हो गया और भारत की आर्थिक विकास दर 1% तक सीमित हो गई। देश में इस दौरान मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था तथा आरक्षण के लिए भी आंदोलन जारी था। देश की आर्थिक साख दांव पर लगी थी एवं देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार वर्ष 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के निर्माण से विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया, जो भारतीय जनता पार्टी और साम्यवादी दलों के बाहरी समर्थन पर निर्भर थी। वर्ष 1991 में पुनः लोकसभा चुनाव हुआ और नरसिम्हा राव की अल्पमत सरकार का निर्माण हुआ। भारत विदेशी वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का भुगतान करने में अक्षम हो गया और भारत के समक्ष भुगतान के संतुलन का संकट BOP उत्पन्न हो गया। शीत युद्ध के बाद यहाँ पर शीत युद्ध के बाद विदेश नीति में परिवर्तन देखिए। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारतीय विदेश नीति में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। नेहरू द्वारा निर्मित समाजवाद और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति में परिवर्तन किया गया। नेहरू द्वारा निर्मित समाजवाद और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति में परिवर्तन किया गया तथा विचारधारा की वजह राष्ट्रीय व्यावहारिक अंग्रेजी में प्रैग्मेटिक जिसे व्यावहारिक प्रैग्मेटिक विदेश नीति भी कहा जाता है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री ने भारतीय आर्थिक नीति में भारी परिवर्तन किया और उदारीकरण की नीति अपनाई तथा सार्वजनिक उद्यमों की प्राथमिकता के सिद्धांत का परित्याग कर दिया।
उदारीकरण और भूमंडीकरण के युग में व्यापार, निवेश और वाणिज्य पर बल प्रदान किया गया। विदेश नीति में अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाने पर मूल बल प्रदान किया गया। क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा है। इसलिए अमेरिका के साथ संबंध भारत के विकल्प न होकर एक अनिवार्य आवश्यकता थी। अमेरिका के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे भारत का आर्थिक संकट समाप्त हुआ। फिर आपको देखिए पूर्व की ओर देखो की नीति। देखिए भारत के द्वारा आसियान देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर अत्यधिक बल दिया गया। वर्ष 1992 में भारतीय विदेश नीति में पूर्व की ओर देखो की नीति को अपनाया गया और आसियान देशों के साथ आर्थिक संबंधों को अत्यधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया गया, क्योंकि ये क्षेत्र आरबी केंद्र के रूप में उभर रहे थे। पूर्व की भारत में दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं जापान जैसे देशों के साथ संबंध सुदृढ़ करने पर बल दिया। शीत युद्ध के बाद भारतीय विदेश नीति में सक्रिय यथार्थवाद देखा गया। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए भारत ने म्यांमार के सैन्य शासन से भी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया। नरसिम्हा राव सरकार ने चीन के साथ संबंधों को सुधारने को विशेष बल प्रदान किया। भारतीय विदेश नीति में आर्थिक तत्व प्रभावी बनकर उभरे और भारत के द्वारा को दक्षिण सार्क को आर्थिक रूप से प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। वर्ष 1992 में भारत ने इजराइल के साथ भी कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की, जो विदेश नीति में बड़ा परिवर्तन था। वर्ष 1992 के भारत ने फिलिस्तीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों का निर्माण किया था और फिलिस्तीन के समर्थन कारण इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए गए क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की भूमि पर नियंत्रण कर लिया था। परंतु वर्ष 1992 में इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित होगा और फिलिस्तीन के साथ परंपरागत संबंध बना रहा। अतः विदेश नीति में आपको व्यावहारिकता और मध्यम मार्ग पर बल प्रदान किया गया। यूरोपीय यूनियन के साथ आर्थिक संबंधों के विकास पर बल दिया गया था। विदेश नीति में निवेश, व्यापार और निर्यात को केंद्रीय महत्व प्रदान किया गया। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर भी बल दिया गया। फिर आपको आगे यहाँ देखिए गुजरात सिद्धांत देखिए। भारतीय विदेश नीति वर्ष 1990 के बाद पड़ोसी देशों के प्रति बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। भारतीय विदेश नीति में वर्ष 1990 के बाद पड़ोसी देशों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ तथा इस नीति को गुजरात सिद्धांत का नाम दिया गया, क्योंकि वर्ष 1996 में गुजरात विदेश मंत्री थे। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने में पारस्परिकता की मान्यता को परिवर्तित किया। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने में पारस्परिकता की मान्यता को परिवर्तित किया और पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट देने की रणनीति अपनाई और छोटे पड़ोसी देशों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाएगा। देखिए आप कि उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंध गुजरात जो थे वर्ष 1996 में गुजरात विदेश मंत्री थे। उन्होंने पड़ोसी देशों के साथ संबंध बनाने में पारस्परिकता की मान्यता को परिवर्तित किया और पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट देने की रणनीति अपनाई और छोटे पड़ोसी देशों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाएगा। चीन एवं पाकिस्तान के अलावा सभी देशों को छोटे पड़ोसी देशों में शामिल किया गया है। छोटे पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट देने के निम्नलिखित लाभ होंगे। पहला, छोटे पड़ोसी देशों का आर्थिक विकास होगा एवं सीमाएं शांत रहेगी। दूसरा, पड़ोसी देशों में चीन का प्रभाव भी कम होगा। तीसरा, वर्तमान उदारीकरण के युग में भारत को आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि छोटे पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार में व्यापारी के लाभ भारत के पक्ष में है। गुजरात सिद्धांत के अनुसार सभी पड़ोसी देशों के साथ विवादों का समाधान द्विपक्षीय एवं शांतिपूर्ण रूप में होना चाहिए। दक्षिण एशिया कोई भी देश अपनी भूमि का प्रयोग दूसरे के विरुद्ध नहीं करेगा। सभी देशों की प्रादेशिक एकता एवं अखंडता का सम्मान किया जाएगा। किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा गुजरात सिद्धांत को ही
गुजरात सिद्धांत को ही देखिए वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा गुजरात गुजरात सिद्धांत को ही पड़ोसी पहले की नीति नेवर फर्स्ट पॉलिसी के रूप में लागू किया गया। अतः छोटे पड़ोसी देशों के प्रति भारत का दृष्टिकोण बड़े भाई एल्डर ब्रदर की भांति होना चाहिए, जिसके अनुसार छोटे पड़ोसी देशों को आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करनी चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ बिग ब्रदर का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अतः पड़ोसियों के प्रति आधिपत्यपूर्ण दृष्टिकोण हानिकारक है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए, आगे आपको है 5वां वाजपेयी का कार्यकाल देखिए 1998 से लेकर 2004 तक। वर्ष 1998 में भारत द्वारा पोखरण परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में भारत के द्वारा पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया। भारत ने इस परमाणु परीक्षण का उद्देश्य निर्धारित करते हुए कहा कि यह न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए। अतः भारत का यह परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 के परमाणु परीक्षण से भिन्न था, क्योंकि इससे परमाणु हथियारों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने चीन की सहायता से परमाणु हथियारों का विकास कर लिया था। विचारकों के अनुसार भारत ने एक महाशक्ति के दर्ज का दावा प्रस्तुत किया, क्योंकि परमाणु परीक्षण के साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का भी दावा प्रस्तुत कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ संबंधों 1999 एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। वाजपेयी के कार्यकाल में अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण बल प्रदान किया गया। इसी संबंध भारत एवं अमेरिका संबंध 21वीं शताब्दी की दृष्टि का घोषणा पत्र इंडिया यूएस रिलेशन ए विजन फॉर 21st सेंचुरी नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2000 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत और रूस के मध्य रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समय भारत का एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभार हुआ। तब भारत द्वारा विधांग्य विदेश नीति को अपनाया गया। विधांग्य विदेश नीति को अपनाया गया। इसका अभिप्राय है कि भारत के द्वारा सभी देशों के साथ राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंध निर्मित करने पर बल दिया गया। ईरान के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों का विकास किया गया था तथा इजराइल के साथ नवीन संबंधों का निर्माण किया गया। ईरान और इजराइल एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु भारत के द्वारा दोनों देशों के साथ समानांतर संबंधों का विकास किया गया। सऊदी अरब के साथ सामरिक संबंधों के निर्माण की पहल अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि परंपरागत रूप में सऊदी अरब पाकिस्तान का समर्थन करने वाला देश है। सऊदी अरब और ईरान के बीच अत्यधिक कटु संबंध है, परंतु भारत के द्वारा दोनों देशों के साथ अलग अलग संबंधों का विकास किया गया। वर्ष 2001 के उपरांत भारत एवं अमेरिका के संबंध तेजी से आगे बढ़े और सितंबर 2003 के बाद भारतीय विदेश नीति में आतंक के विरुद्ध युद्ध में अमेरिका के सहयोग का निर्णय किया गया। भारत ने पूरी दुनिया को बताने का प्रयत्न किया कि भारत विगत 2 दशकों से सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित है। इसे भारतीय विदेश नीति में आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। और यहाँ 6 में देखिए 6वां पॉइंट देखिए महाशक्ति के रूप में उभार। देखिए भारत एवं अमेरिकी संबंधों में वर्ष 2001 के बाद निर्णायक वृद्धि हुई। वर्ष 2005 का भारत एवं अमेरिकी सिविल परमाणु समझौता देखिए वर्ष 2005 का भारत एवं अमेरिकी सिविल परमाणु समझौता भारत एवं अमेरिकी संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह समझौता दोनों देशों के मध्य केवल ऊर्जा उत्पादन के न होकर यह दोनों देशों के मध्य सामरिक संबंधों को शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि इस समझौते से भारत को समूचे विश्व में उत्तरदायी राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है। फिर भी उसे परमाणु तकनीकी और परमाणु ईंधन प्राप्त हो रहे हैं। भारत ने वर्ष 2003 के बाद ईरान जैसे देशों के साथ मधुर और मित्रतापूर्ण संबंधों को विकसित किया। भारत ने वर्ष 2003 के साथ ईरान जैसे देशों के साथ मधुर और मित्रतापूर्ण संबंधों का विकसित किया। भारत ने वर्ष 2003 के बाद ईरान जैसे देशों के साथ मधुर और मित्रतापूर्ण संबंधों को विकसित किया।
इजराइल के साथ रक्षा संबंधों में इजराइल के साथ रक्षा संबंधों में लगातार वृद्धि हुई। इजराइल रक्षा हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्ति करने वाला देश बन गया। भारतीय विदेश नीति में यह यथार्थवाद का परिचायक है। भारतीय विदेश नीति में यह यथार्थवाद का परिचायक है, क्योंकि भारत एक तरफ रूस से हथियारों की खरीद कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल भारत की रक्षा आपूर्ति करने वाला दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में उभर चुका है। भारत के द्वारा अमेरिका और फ्रांस के साथ भी रक्षा हथियारों की बड़ी मात्रा में खरीद की जा रही है। भारत एक महाशक्ति है, इसलिए उसके हित अत्यधिक व्यापक और विविधतापूर्ण है, और भारत के सभी प्रकार के संबंधों का अपना विशेष महत्व है। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1997 के आर्थिक संकट के बाद वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के संबंध में विचार विमर्श के लिए समूह 20 वर्ष 1997 के आर्थिक संकट के बाद वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के संबंध विचार विमर्श के लिए समूह G20 की स्थापना हुई। इस समूह अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे विकसित देश तथा भारत, चीन, ब्राजील जैसे विकासशील देश भी शामिल है। भारत समूह 8 G8 की बैठकों में भागीदारी करता है। भारत समूह 8 मतलब G8 की बैठकों में भी भागीदारी करता है। देखिए समूह 8 में आपको अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जापान और रूस शामिल है। तब भारत समूह 8 देखिए भारत समूह 8 प्लस 5 G8+5 का भी सदस्य है। समूह 8+5 में आपको चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको सम्मिलित है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्व शक्ति का केंद्र एशियाई प्रशांत क्षेत्र बनकर उभर रहा है। अब देखिए भारत और तीसरी दुनिया जिसको बोलते हैं ग्लोबल साउथ बोलते हैं। वर्तमान समय भारत को एक महाशक्ति के रूप में हुआ, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारत के सरोकार अब तीसरी दुनिया के देशों के साथ नहीं है, बल्कि भारत आज भी दक्षिण एकता पर प्रभावी बल प्रदान कर रहा है। भारत विकासशील देशों के साथ मिलकर विकसित देशों द्वारा संचालित भेदभाव की नीतियों का विरोध कर रहा है। वर्ष 2003 में ईब्सा IBSA की स्थापना हुई, जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हुए। जिसमें आपको देखिए ईब्सा IBSA मतलब जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हुए। वर्ष 2009 में ब्रिक्स की स्थापना भारत के बहुपक्षीय कूटनीति का प्रमाण है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सदस्य हैं। आज भी पर्यावरण के मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन की वार्ता दोहा के मुद्दों पर भारत के हित विकासशील देशों के हित के समान है। फिर आपको आगे यहाँ देखिए मनमोहन सिंह का कार्यकाल। देखिए आपको आगे यहाँ पर है मनमोहन सिंह का कार्यकाल। आपको 2003 से 2014 तक आपको मनमोहन सिंह का कार्यकाल उसको देखिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2004 में बनी यूपीए सरकार ने भी आपको एनडीए की विदेश नीति को आगे बढ़ाया। वर्ष 2005 में सुदूरवर्ती पड़ोसी एक्सटेंडेड नेबरहुड नीति के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया के साथ संबंध बनाने पर बल दिया गया। वर्ष 2005 में पश्चिम की ओर देखो नीति अपनाई गई। वर्ष 2008 के बाद विश्व में व्याप्त आर्थिक मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेश नीति प्रभावित हुई। भारत इस बिंदु पर बल दिया कि वर्ष 2008 के बाद विश्व में व्याप्त आर्थिक मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेश नीति प्रभावित हुई। एक मिनट रुकिए यार, एक बार फिर से मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2003 से 2014 तक को फिर से देखिए यहाँ पर। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2004 में बनी यूपीए सरकार ने भी आपको एनडीए की विदेश नीति को आगे बढ़ाया। वर्ष 2005 में सुदूरवर्ती पड़ोसी एक्सटेंडेड नेबरहुड नीति के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया के साथ संबंध बनाने पर बल दिया गया। वर्ष 2005 में पश्चिम की ओर देखो नीति अपनाई गई। वर्ष 2008 के बाद विश्व में व्याप्त आर्थिक मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेश नीति प्रभावित हुई। भारत इस बिंदु पर बल दिया कि विश्व अर्थव्यवस्था के प्रबंध विकासशील देशों की भूमिका में वृद्धि होनी चाहिए।
भारत ने भूमंडीकरण को सर्वसमावेशी बनाने पर बल दिया है। भारत ने भूमंडीकरण को सर्वसमावेशी बनाने पर बल दिया है। भारत ने भूमंडीकरण को सर्वसमावेशी बनाने पर बल दिया, तब भारत अभी वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था प्रणाली ब्रेटन वुड्स संस्थान में सुधार की मांग कर रहा है। अब वर्ष 2010 में सुरक्षा परिषद के सभी 5 अस्थायी सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष ने भारत की यात्रा की, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा अत्यधिक उल्लेखनीय है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हेतु भारत का समर्थन किया और कहा कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। अमेरिका सहित अन्य देशों ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के पक्ष का समर्थन किया। भारतीय विदेश नीति में एक तरफ अमेरिका के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाया जा रहा है। चीन के उभार राइजिंग चाइना से दक्षिण एशिया और विश्व राजनीति में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। विदेश नीति में पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए चीन के साथ संबंध बेहतर बनाना भारत विदेश नीति के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। चीन के शक्तिशाली उभार के परिणामस्वरूप भारत अपनी रक्षा तैयारी को और बेहतर बना रहा है। अब दूसरी तरफ चीन के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंधों पर भी बल दिया जा रहा है। भारत अमेरिका और भारत जापान के बढ़ते संबंध चीन के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि भारत चीन संबंध अलग है, अतः अमेरिका जापान से संबंध अलग है। इसलिए चीन के प्रति भारत को स्वतंत्र नीति का निर्माण करना चाहिए। चीन के प्रति भारतीय विदेश नीति अमेरिका निर्देशित नहीं है, ना ही होनी चाहिए। भारत द्वारा वर्ष 2012 में मध्य एशियाई देशों को जोड़ने कनेक्ट सेंट्रल एशिया की नीति की घोषणा की हुई। अब नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 2014 के भारत में गठबंधन सरकार के युग का अंत हुआ और भारतीय जनता पार्टी को 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। नरेंद्र मोदी देश के नए प्रधानमंत्री बने। मोदी ने विदेश नीति पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई देशों की यात्राएं की और विदेशी संबंधों को मजबूत बनाने की पहल की। फिर आपको देखिए पहले पड़ोस की नीति देखिए यहाँ पर पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण सार्क के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा भारत के सबसे छोटे पड़ोसी देश भूटान के लिए निर्धारित की गई। प्रधानमंत्री द्वारा अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में नेपाल, श्रीलंका एवं बांग्लादेश की यात्राएं की गई और बांग्लादेश के साथ अत्यधिक महत्वपूर्ण अंत क्षेत्रों के लेनदेन का समझौता किया गया, जो वर्ष 1974 से लंबित था। यह नीति गुजरात सिद्धांत से प्रभावित है, जो वर्ष 1996 में विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा लागू की गई थी। अब यहाँ पर आर्थिक विकास देखिए भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का नारा दिया गया था। भारत को विश्व के निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया गया। भारत तेजी से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित कर रहा है। वर्ष 2016 में भारत ने $60 अरब का निवेश आकर्षित किया। अब भारत विश्व में नौवां सबसे बड़ा FDI प्राप्त करने वाला के लिए सरल और सुविधाजनक देश के रूप में निमित किया जा रहा है और वर्तमान में भारत में निवेश के लिए एक विकल्प का स्थान माना जा रहा है। अब हम देखिए सांस्कृतिक कूटनीति द्वारा सरकार ने भारत की वैचारिक शक्ति को विस्तारित करने का प्रयत्न किया था। इसके द्वारा लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ देखिए सांस्कृतिक कूटनीति पहले भी अपनाए गए थे, परंतु इसका प्रभावी प्रयोग वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जापान की यात्रा के क्योटो शहर का चुनाव किया और वाराणसी तथा क्योटो के बीच बौद्ध धर्म के सांस्कृतिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री के द्वारा म्यांमार यात्रा के दौरान भी सांस्कृतिक संबंधों के द्वारा आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ किया गया। भारत में पहली बार योग दिवस का सार्वजनिक आयोजन किया गया और समूचे विश्व में योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित हुए, जो भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में सहायक है। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखिए, यहाँ पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी यहाँ पे देखिए
पूर्व की ओर देखो कि नीति भारत के द्वारा वर्ष 1992 में अपनाई गई, परंतु इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन में अनेक प्रकार की बाधाएं बनी हुई है। इसलिए आधारभूत संरचना के बेहतर विकास के द्वारा आसियान देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा है तथा दक्षिण कोरिया एवं जापान से पूर्व में स्थित देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने की रणनीति अपनाई जा रही है। इसे लुक ईस्ट पॉलिसी की जगह पर ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। अनौपचारिक कूटनीति, यहाँ देखिए अनौपचारिक कूटनीति प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वुहान में वार्ता आयोजित हुई, जिसके माध्यम से विश्वास बढ़ाने पर बल दिया गया। इससे वार्ता का कोई विशेष निर्धारित मुद्दा नहीं था। न ही वार्ता के बाद कोई घोषणा पत्र जारी किया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ अहमदाबाद में पतंगबाजी तथा फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन के वाराणसी में गंगा में नौकायन द्वारा व्यक्तिगत संबंधों को सुदृढ़ किया गया। आप क्या देखिए, क्या मुखर विदेश नीति देखिए, यहाँ पर मुखर विदेश नीति जो अंग्रेजी में होती है एसेटिव, देखिए एसेटिव पॉलिसी, एसेटिव पॉलिसी, आप देखिए अब देखिए मुखर विदेश नीति एसेटिव पॉलिसी देखिए, मुखर विदेश नीति, यहाँ देखिए मुखर विदेश नीति मतलब क्या है, चीन एसेटिव पॉलिसी देखिए, चीन के डोकलाम विवाद पर चीन के भारी दबाव के बावजूद भारतीय सेना को पीछे हटाने से इनकार किया गया। चीन की बेल्ट रोड परियोजना को समर्थन नहीं दिया गया। पूर्व के देशों के साथ सैन्य संबंधों पर बल दिया गया। पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा आत्मसंयम की नीति में बदलाव दिखता है। सभी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप में पूर्ण करके डिफिसिट डिलीवरी की समस्या को सीमित किया जा रहा है। अब आपको देखिए प्रवासी डायस्पोरा को जोड़ने पर वर्तमान सरकार की विदेश नीति में गुणात्मक परिवर्तन नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील का ज़्यादा है। वर्तमान सरकार की विदेश नीति में गुणात्मक परिवर्तन नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील का ज़्यादा है। वर्तमान सरकार विदेश नीति में गुणात्मक परिवर्तन नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील ज़्यादा है। भारत के द्वारा प्रवासी को भारत से जोड़ने की नीति की शुरुआत वर्ष 1998 के बाद आरंभ हुई, परंतु वर्तमान सरकार के द्वारा पहली बार सीधे प्रवासियों से भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप में संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भी भारतीय मूल के लोगों के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रवासियों के साथ बेहतर संबंध भारत द्वारा ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम को सफल बनाया तथा भारत में बड़ी मात्रा में निवेश आकर्षित किया जा सकता है। अब देखिए सैन्य सामग्री में आत्मनिर्भरता, यहाँ देखिए वर्तमान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहतर करने के लिए सामरिक सहभागिता का सिद्धांत अपनाया गया है। इसके अंतर्गत भारत की निजी कंपनियां जैसे रिलायंस, महिंद्रा तथा विदेशों की निजी कंपनियां जैसे राफेल, लॉकहीड मार्टिन के साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्रों में साझेदारी होगी। इसके अंतर्गत लड़ाकू जहाज, टैंक, परमाणु पनडुब्बी जैसे घातक हथियारों का निर्माण किया जाएगा। इसके बीच साझेदारी में भारतीय कंपनी का हिस्सा 51% होगा, जिससे इन पर मालिकाना नियंत्रण भारतीय कंपनी का होगा तथा भारत को रक्षा सामग्री उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। वर्तमान रक्षा आवश्यकताओं का लगभग 60% भाग आयातित होता है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली सार्वजनिक कंपनी की निराशाजनक भूमिका के कारण रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्रों की भूमिका को बढ़ावा दिया गया और यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2022 तक भारत रक्षा सामग्री उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा। अब विदेश नीति की आलोचना देखिए, आलोचकों के अनुसार भारतीय विदेश नीति निर्माण
भारत विदेश नीति के निर्माण में अभी भी आपको नौकरशाहों का प्रभाव है तथा विदेश नीति के निर्माण निर्माण में विशेषज्ञों का अभाव। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन के बाद भी विदेश नीति के निर्धारण नौकरशाहों का आधिपत्य स्वाभाविक रूप में देखा जा सकता है। विदेश नीति का निर्माण दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुसार नहीं किया जा रहा है, बल्कि विदेश नीति में तदर्थ अथवा अल्पकालिक निर्णय लिए जा रहे हैं। भारतीय विदेश नीति में सिद्धांतों का अभाव प्रतीत होता है। जिस प्रकार विदेश नीति के आरंभ में विभिन्न सिद्धांतों निर्माण किया गया था, इसमें गुट निरपेक्ष विदेश नीति का सिद्धांत प्रमुख है। विदेश नीति प्रभावकारी न होकर विदेश नीति प्रभावकारी न होकर प्रतिक्रियात्मक ज़्यादा है। उदाहरण के चीन के द्वारा अफ्रीकी महाद्वीप के देशों की बैठक बुलाई गई, जिसके बाद भारत ने भी अफ्रीकी महाद्वीप के देश का आयोजन किया। चीन के द्वारा प्रशांत महासागरीय देशों की बैठक बुलाई गई, उसके बाद भारत ने भी इन देशों की बैठक बुलाने का प्रयास किया। इससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय विदेश नीति निर्माता विदेश नीति के मूल लक्ष्यों को निर्धारित करने में विफल रहे हैं। अब देखिए, एक प्रभावशाली विदेश नीति के निर्माण के लिए अर्थव्यवस्था का शक्तिशाली होना भी आवश्यक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कमजोर स्थिति में है। इससे भारत पड़ोसी देशों को पर्याप्त सहायता नहीं दे पाता है तथा जिस सहायता का आश्वासन दिया जाता है उसमें भी अत्यधिक विलम्ब होता है। विदेश नीति के द्वारा जितनी शीघ्रता से निर्णय लिए जाते हैं, उसे लागू करने में प्रतिबद्धता का अभाव दिखता है। और वर्तमान उदारीकरण और निजीकरण के युग में विदेश नीति के निर्धारण में सरकारी लोगों के दबदबे के कारण प्रक्रिया जटिल बनाई गई है तथा औपचारिकता परिणाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई अब देखिए, निष्कर्ष देखिए, राष्ट्र की विदेश नीति में स्थायित्व एवं निरंतरता दोनों तत्व विद्यमान होते हैं। प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करना चाहते हैं। परिवर्तित परिवेश के कारण राष्ट्रीय हित के मायने भी बदल जाते हैं। नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक विदेश नीति की अनेक विशेषताएं स्थायी हैं। की विदेश नीति की अनेक विशेषताएं अस्थायी है, जबकि इनमें परिवर्तन भी देखे जा सकते हैं। यहाँ से आपको पहला अध्याय पूरी तरह से फिनिश होता है। अब आपको आते हैं अध्याय नंबर 2 जो आपका विदेश नीति के निर्धारक तत्व। देखिए, दूसरा जो आपका अध्याय विदेश नीति के निर्धारक तत्व डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इसका चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे।